सतर्क रहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जहाँ संस्कृति, जहाँ धर्म है, जहाँ लोग है, जहाँ शर्म है, जहाँ आज भी वचन बड़े हैं, सीना तान के इश्क गड़े हैं, जहाँ बसता है अपना भारत उस पगडंडी साथ चले। चलो गाँव चले, 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 गाँव चले, चलो एक दौर वो भी था जब हम अपने गांव में रहते थे। वाकई में कई लोगों के लिए गांव उनकी जिंदगी का एक दौर हुआ करता है, वो दौर जिसकी यादें जिंदगी भर जुड़ी रहती है। मगर सही बताऊं, मेरा बचपन गांव में नहीं शहर में बीता है। इसलिए जब कभी गांव की बात चलती है, हमेशा मुझे यही लगता है कि काश मेरा भी कोई गांव होता। खैर, प्रेजेंट टाइम की बात करते हैं। चलो गांव चले प्रोग्राम में हम गांव में ही ट्रैवल कर रहे हैं, बल्कि बोलूं ट्रैवल नहीं, हम गांव को एक्सप्लोर कर रहे हैं। हमारे गांव है ही ऐसे, हर बार हर जगह कुछ न कुछ नया। चलो गाँव चले, चलो गाँव चले, चलो गाँव चले। वैसे हम राजस्थान में हैं और अभी पाली की तरफ जा रहे हैं, और आज का हमारा डेस्टिनेशन है द कंट्री रिट्रीट फार्म स्टे। तो ये है हमारा आज का पड़ाव, जहां हम रुकने वाले हैं और साथ ही देखने वाले हैं कि इस फार्म स्टे में आने वाले टूरिस्ट के लिए क्या-क्या अट्रैक्शंस हैं। वैसे यहाँ की ग्रीनरी, एम्बियंस और फिर ग्रैंड वेलकम आने वाले गेस्ट का दिल खुश हो जाता है। बिल्कुल राजस्थानी ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग अतिथि देवो भव। तो शुरुआत तो काफी इम्प्रेसिव है। कहने को तो ये फार्म स्टे है, लेकिन यहाँ का लुक किसी आलीशान कोठी बंगले या गढ़ सा है। ये फार्म स्टे करीब 100 बीघा में फैला है, जहाँ इस एरिया में आने वाले गेस्ट रुकते हैं और बाकी जगहों पर अलग अलग तरह की क्रॉप्स की फार्मिंग होती है। चलिए अब रूम के अंदर चलते हैं और देखते हैं। वाओ, इट्स रियली ब्यूटीफुल। द कंट्री रिट्रीट फार्म स्टे, यहाँ के जो रूम्स है वो बहुत ही खूबसूरत है। जब आप यहाँ आएंगे तो आपको एक रॉयल एक्सपीरियंस फील होगा। यहाँ रूम्स में जो डेकोरेशन दिया गया है वो रॉयल्टी को सिंबलाइज करते हैं, जिसे आप देख भी सकते हैं और एंजॉय भी कर सकते हैं। एक बात मैंने नोटिस की, नेचर का डेकोरेशन, उसका कॉन्ट्रास्ट, कॉम्बिनेशन अलग ही होता है। नेचर में कोई भी चीज वेस्ट नहीं है, हर चीज का कोई ना कोई यूज है। इस फार्म स्टे में भी इसी थीम का बेस बनाया गया है। यहाँ नेचर वेस्ट मटेरियल को इस तरह डेकोरेशन में काम लिया गया है, ऐसा लगता है जैसे इनोवेशन ही डेकोरेशन है।
के पुराने घोंसले, पुराने पेड़, यहाँ तक कि पुरानी चीजें जिन्हें कोई काम में नहीं लेता, जो आउटडेटेड हो चुकी है, वो सब डेकोरेशन में काम आ रही है। और ये इनोवेटिव होने के साथ साथ अट्रैक्टिव भी लगते हैं। आटा पीसने की चक्की के सपोर्ट से टेबल, पुराने टिफिन और स्टोव और भी काफी सारी पुरानी चीजें मॉडिफाई करके डेकोरेशन में काम आ रही है। पाली में बने इस फार्म स्टे की एक यूनिक बात है। यहाँ के ओनर कृष्णपाल ने बहुत ही इनोवेटिव तरीके से इस पूरे फार्म स्टे को डेकोरेट किया हुआ है। उन्होंने पुरानी चीज़ों का इस्तेमाल कर उन्हें एक नया रूप देकर चारों तरफ डेकोरेट किया हुआ है, जिसे आप देख सकते हैं और उनकी खूबसूरती को निहार सकते हैं। चलो गांव चले प्रोग्राम में अभी तक हमने एग्रो टूरिज्म में काफी सारे डेस्टिनेशंस को एक्सप्लोर किया है, लेकिन अगर इस जगह की बात की जाए तो मैं कहूंगी कि ये जगह एग्रीकल्चर एंड हॉस्पिटैलिटी के साथ साथ रॉयल्टी एंड हेरिटेज का ब्लेंड है। हाँ, इन सब के साथ साथ यहाँ की डेकोरेशन में इनोवेशन भी दिखाई देता है। जैसे अलग अलग तरह के मटेरियल और पुरानी चीजों को बहुत ही इनोवेटिव तरीके से यूज किया गया है, जिसके कारण इस जगह की खूबसूरती में चार चांद लग जाते हैं। एक बात तो है, हम मॉडर्न आर्किटेक्चर की कितनी भी बात कर ले, मगर आज भी वो सब सिंप्लिसिटी और ग्रीनरी का मुकाबला नहीं कर सकते। पता है, ऐसी जगह पर पहुंचकर लगता है जैसे सुकून के समंदर में डुबकी लगा रहे हो। इस जगह पर घूमने के लिए काफी कुछ है, तो मेरा कल का दिन काफी ज्यादा बिजी रहने वाला है। सुबह की ठंडी हवा, खुला इलाका होने की वजह से मौसम में ठंड और जगहों से ज्यादा है और सर्दी के मौसम में यहाँ बाहर निकलना मुश्किल है। बट आई कांट मिस द थिंग्स ऑफ वंडर। मौसम चाहे कितना भी ठंडा हो या गर्म, उगते हुए सूरज को देखना हमेशा सुकून देता है। सुबह की ताजा ठंडी हवा में फार्म वॉक किसी वंडर से कम नहीं। यहाँ चारों तरफ 100 बीघा में कई तरह की फसलें उगाई जाती है, लेकिन एक सबसे अलग चीज मैंने यहाँ देखी और वो थी कॉटन फार्मिंग, यानी कपास की खेती। खेतों में दूर दूर तक फैली सफेदी, बीच बीच में कपास के सफेद ढेर और उनके बीच मेहनत में जुटे किसान। मैंने आज तक ऐसा कुछ नहीं देखा था, इसलिए जब मैंने ये देखा तो मैं अपने आप को रोक नहीं सकी। चलो गाँव चले, चलो गाँव चले, चलो गाँव चले। कपास, जिसे अंग्रेजी में कॉटन कहा जाता है, ये रेशे वाली नकदी फसल है। भारत विश्व के प्रमुख कपास उत्पादक देशों में शामिल है। हमारे देश में कपास की खेती सदियों से चली आ रही है, जिसका उल्लेख प्राचीन ग्रंथों और साहित्य में भी है, जो इस बात का प्रमाण है कि भारत में कपास से कपड़े बनाने का ज्ञान काफी पहले से है। भारत में कपास की खेती प्रमुखता से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, राजस्थान में होती है। कपास उत्पादन और इससे संबंधित क्षेत्र का देश की औद्योगिक व कृषि अर्थव्यवस्था में प्रमुख स्थान है। विश्व में निरंतर बढ़ती खपत और अपने उपयोग के कारण कपास की फसल को सफेद सोने के नाम से भी जाना जाता है। कपास की अच्छी फसल जहां मुनाफे का सौदा है, वहीं इसकी फसल को काफी मेहनत और रखरखाव की जरूरत भी है। कपास की खेती के लिए आदर्श जलवायु का होना बहुत जरूरी है, तो मिट्टी का उपयुक्त होना भी आवश्यक है। काली मिट्टी को इसके लिए काफी अच्छा माना जाता है। कपास का खेत तैयार करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि खेत पूरी तरह से समतल हो, ताकि मिट्टी की जल धारण और जल निकास क्षमता दोनों अच्छी हो। कपास की खेती के लिए आज कई तरह की उन्नत किस्में उपलब्ध हैं, जिनके बारे में कृषि विभाग द्वारा समय समय पर प्रचार प्रसार किया जाता है। कपास की फसल के लिए सिंचाई काफी महत्वपूर्ण है, इसीलिए अच्छी बारिश की संभावना न होने पर सिंचाई का उचित प्रबंध जरूरी है।
कपास की फसल को कीटों और खरपतवार के प्रकोप से बचाना भी काफी जरूरी है। इसीलिए विशेषज्ञों की सलाह अनुसार कीटनाशक और दवाओं का प्रयोग किया जाना चाहिए। कपास का उपयोग कपड़ा बनाने में ज्यादा किया जाता है, लेकिन इसके बीज से तेल भी निकाला जाता है और बचा भाग पशुओं को खिलाया जाता है। पाली डिस्ट्रिक्ट के बिठिया गांव में यहाँ का फार्म स्टे, द कंट्री रिट्रीट फार्म स्टे, जो बहुत ही अलग है, क्योंकि यहाँ चारों तरफ हमें सुबह सुबह कपास की खेती देखने को मिली। और जब आप देख रहे हैं कि मेरे हाथ में ये सफ़ेद कॉटन जो मुझे एक स्नो का इफेक्ट दे रहा है, इट्स रियली अमेजिंग। आज पूरे दिन हम एंजॉय करने वाले हैं यहाँ हो रही खेती, यहाँ का देसी खान पान, और साथ में बहुत सारी एक्टिविटीज को भी एंजॉय करने वाले हैं। खेतों में बिखरी पड़ी कपास चांदी जैसी लगती है। वैसे मुझे किसी ने बताया कि कपास को सफेद सोना भी कहते हैं। सोना तो ये है, लेकिन इस सोने को तैयार करना काफी मेहनत का काम है। बहुत सारे लोग, उनकी फैमिलीज इस काम में लगी हुई है। द कंट्री रिट्रीट फार्म स्टे में मैंने कुछ और भी ट्राई किया, और वो है ट्रैक्टर ड्राइविंग। और हाँ, ट्रैक्टर चलाने के बाद मुझे पता लगा कि ये दूसरी गाड़ियों से काफी अलग है। ट्रैक्टर को खेतों का शहंशाह कहा जाता है। वैसे भी खेतों को ट्रैक्टर के बिना इमेजिन ही नहीं कर सकते। चलिए थोड़ा ट्रैक्टर सवारी का आनंद ले लेते हैं। तो सुबह से दोपहर होने को आ गई है। यहाँ देखने और करने के लिए काफी कुछ है। चारों तरफ ग्रीनरी है और काफी सारी एक्टिविटीज भी। बट नाउ आई एम फीलिंग हंग्री, सो इट्स लंच टाइम। एग्रो टूरिज्म डेस्टिनेशन का एक बड़ा अट्रैक्शन रहता है फूड, क्योंकि जब पूरी बात ही खेत और खेती की हो रही है, तो ऐसे में ये पॉइंट वाकई में इंटरेस्टिंग बन जाता है कि यहाँ का खाना कैसा होगा। वैसे एक बात मैं बताऊं, यहाँ के एम्बियंस, डेकोरेशन और मेहमान नवाजी से आई एम हाईली इम्प्रेस्ड। यहाँ जितने भी गेस्ट आते हैं, यहाँ के ओनर अपने गेस्ट के साथ उन्हें पर्सनली होस्ट करते हैं और हमेशा उनके साथ मौजूद रहते हैं। और ये आ गया हमारा खाना, ऑथेंटिक राजस्थानी फूड विद ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन। मिट्टी के बर्तनों में कड़ी, गट्टे की सब्जी, बाजरे की रोटी और खीर, साथ में काचरी की सब्जी। काचरी खट्टे मीठे से टेस्ट की होती है। इसे कच्चा भी खाया जा सकता है और इसकी सब्जी भी बनाई जाती है। और इसके अलावा पापड़ की सब्जी, इधर पाली जोधपुर साइड में पापड़ की सब्जी को राबुड़ी की सब्जी कहा जाता है और इसे बनाया जाता है मक्के और बाजरे के आटे से। यहाँ के खाने में मिलेट्स जैसे बाजरा, ज्वार को काफी इम्पोर्टेंस दी जाती है, इसलिए खाना बन जाता है सुपर फूड। मिलेट्स के इसी सुपर बिहेवियर को ध्यान में रखते हुए यूनाइटेड नेशंस ने साल 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स डिक्लेयर किया है। और सबसे बड़ी बात, इसके लिए प्रपोजल दिया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिलेट्स की वैरायटी और इम्पोर्टेंस का पता लगे। यहाँ द कंट्री रिट्रीट फार्म में भी इसी तरह का खाना सर्व किया जाता है, जो राजस्थानी ट्रेडिशन के साथ साथ न्यूट्रिशन स्टैंडर्ड्स पर खरा उतरता है, यानी राजस्थानी जायके के साथ सेहत का तड़का। तो जानते हैं कि इस फार्म स्टे के पीछे उनका क्या आइडिया था और कैसे उन्होंने ये सब मेंटेन किया है। फार्म स्टे खुद एक एक्सपीरियंस है। लोग आना चाहते हैं, खेतों में रहना चाहते हैं। फार्म स्टेज पे दे वांट टू एक्सप्लोर की फार्म्स और खेत के बीच में रहना और वो 2 दिन का अनुभव कैसा रहता है, लोग करते हैं। उसके अलावा भी क्योंकि इसके अंदर हमने टूरिज्म का एंगल जो है वो आ जाता है, तो हम लोगों ने कुछ एक्टिविटीज़ डेवलप की हुई है। वी डू हॉर्स राइडिंग, ट्रैक्टर राइड। हम लोग आसपास ट्रैक्स है वहाँ ले जाते हैं लोगों को। कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो घूमने लायक है, जैसे पीछे पहाड़ों में एक मंदिर है गुफा के अंदर, तो वो एक केव
टेम्पल एक्सपीरियंस हो जाता है। तो फार्म के अलावा जो फार्म का एक्सपीरियंस है, जो एक्टिविटीज़ है, उसके अलावा घूमने के इर्द गिर्द ऐसी 2-3 चीज़ें हमने डेवलप की हुई है। तो कई लोग हो जो 2 नाइट के लिए आते हैं, कई लोग ऐसे हैं जो ऐसे भी लोग हैं जो महीना भर रुक के गए हैं, उनके लिए डेली सुबह शाम वॉक करके सिर्फ सनराइज और सनसेट देखना, वो अनुभव करना, रात को स्टार गेजिंग करना, रोज शाम को कैंप फायर करना, ऑर्गेनिक खाना खाना, वो भोजन, वो खुद में एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है जो आजकल लोग ढूंढ रहे हैं। चलो गाँव चले, चलो गाँव चले, चलो गाँव चले। राजस्थान में और इवन पूरे भारत में ऐसे कई पहाड़ों पर मंदिर हैं। आज हम सोच सकते हैं कि किस तरह इन मंदिरों को बनाया होगा, किस तरह से पहाड़ पर ऊपर पहुंचने के लिए पत्थरों को काट काट कर सीढ़ियां बनाई होगी। इट्स रियली मार्वलस। आपको बता दें इस वक्त हम मौजूद हैं देवभूमि उत्तराखंड के देवप्रयाग में। ये बताइए, जैविक खेती करते हैं आप? जी जैविक खेती करते हैं किस प्रकार से करते हैं? सर। हम जैसे बर्मी कंपोस्ट हो गया और गोबर इकट्ठा करके पत्तियां कच्ची घास काट के उसके ऊपर गोबर डाला, फिर मिट्टी डाला, फिर बना के उसे केचुआ डालते हैं। सबसे पहली बात है कि आमदनी अच्छी है। दूसरा फायदा है कि जंगली जानवरों से कोई नुकसान नहीं है। हमारे पशु हैं, उनसे जो है गोबर तैयार करते हैं, बर्मी कंपोस्ट के माध्यम से करते हैं। ऑर्गेनिक उत्पादन करें, इससे हमें 25% आर्थिक लाभ ज्यादा मिलता है। मैं माननीय मोदी जी को बार बार नमन करता हूँ। कार्यक्रम चौपाल चर्चा परंपरागत कृषि विकास योजना 23 जनवरी सोमवार सुबह 9 बजे और पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। अब हम आ गए हैं यहाँ के स्विमिंग पूल में। वैसे ये स्विमिंग पूल के हिसाब से थोड़ा छोटा जरूर है। असल में ये ट्यूबवेल से कनेक्टेड है। राजस्थान में इस तरह के पानी के लिए बनाए गए स्ट्रक्चर्स को हौद कहा जाता है और ये हौद है पूरी तरह से हाइजेनिक। लेट्स एंजॉय। और इससे भी ज्यादा बड़ी चीज, यहाँ का पानी मैजिकल है। सच में यहाँ के पानी में नहाना हेल्दी है क्योंकि यहाँ के वाटर सोर्स में सल्फर यानी गंधक मौजूद है और साइंस के मुताबिक गंधक वाले पानी में नहाना स्किन डिजीजेस के लिए अच्छा होता है। द कंट्री रिट्रीट फार्म स्टे में टूरिस्ट को काफी सारे अट्रैक्शंस प्रोवाइड कराए जाते हैं। अब हम एक एक करके उन्हें एक्सपीरियंस करने वाले हैं। इनमें सबसे पहले है हॉर्स राइडिंग। आज की हॉर्स राइडिंग मेरे लिए खास होने वाली है बिकॉज दिस इज द फर्स्ट टाइम जब मैं पहली बार अकेले हॉर्स राइडिंग करने जा रही हूँ। माई फादर इज रिटायर्ड फ्रॉम इंडियन एयरफोर्स, तो पापा की देखा देखी एडवेंचर स्पोर्ट्स में मेरा शुरू से इंटरेस्ट रहा है, इसलिए मैंने इस राइड को काफी एंजॉय किया। राजस्थान की यही खासियत है, यहाँ की हिस्ट्री में किले, राजा, रानी, प्रेस्टीज सब कुछ है और इसी वजह से यहाँ आप ऐसे एक्सपीरियंस कर सकते हैं जो कहीं और देखने को नहीं मिलते हैं। हॉर्स सफारी के बाद अब हम जीप सफारी में केव टेम्पल की तरफ जा रहे हैं। द कंट्री रिट्रीट फार्म स्टे से कोई 1 घंटे के डिस्टेंस पर ये केव टेम्पल है। बताते हैं जितनी पुरानी अरावली की पहाड़ियाँ हैं, उतनी ही पुरानी ये केव्स यानी गुफाएं हैं और इन गुफाओं में से एक गुफा में यहाँ के लोक देवता का मंदिर है जहाँ हम लोग जा रहे हैं और अब हम पहुँच गए हैं उस जगह। द कंट्री रिट्रीट फार्म स्टे से 10 किलोमीटर की दूरी पर है केव टेम्पल। यहाँ हम जीप सफारी से आए हैं जिसे मैंने बहुत एंजॉय किया है और अब हम जाने वाले हैं मलिनाथ मंदिर के दर्शन करने, जो कि पहाड़ी पे स्थित है। यहाँ से कोई 300 सीढ़ियाँ चढ़कर हम मंदिर तक पहुँचेंगे। अब
अबाउट 600 to 800 मिलियन ईयर ओल्ड रॉक फॉर्मेशन। अब इस पॉइंट पे क्या है कि 2 गुफाएं हैं थोड़े से हाइट पर, और वो गुफाएं आर पार है, मतलब जैसे यहाँ 2 गुफाएं हैं वैसे आगे वो एज इट इज़ निकल रही है काफ़ी दूर तक। तो एक गुफा को थोड़ा सा ब्लॉक करके उसके 20 फीट अंदर जाके आगे दीवार से ब्लॉक करके मूर्ति उर्ति रख के वो मल्लिनाथ जी का मंदिर बना हुआ है, तो उसके कारण अपने को उसके अंदर जाने को भी मिलता है। सो इट्स अ नाइस बढ़िया केव है और उसके अंदर एक टेम्पल सेटअप है। राजस्थान में और इवन पूरे भारत में ऐसे कई पहाड़ों पर मंदिर हैं। आज हम सोच सकते हैं कि किस तरह इन मंदिरों को बनाया होगा, किस तरह से पहाड़ पर ऊपर पहुंचने के लिए पत्थरों को काट काट कर सीढ़ियां बनाई होगी। इट्स रियली मार्वलस। इस पहाड़ी पर 2 गुफाएं बताई जाती है। इनमें से पहली गुफा में यहाँ के लोक देवता का मंदिर है, जबकि दूसरी गुफा बहुत ज्यादा गहरी होने के कारण अभी तक अनएक्सप्लोर्ड है। इस जगह की एक खास बात और है, इस जगह झरना और तालाब है। तालाब के लिए बताया जाता है कि यहाँ साल भर पानी बना रहता है ना? काफी इंटरेस्टिंग। इतनी हाइट पर पहाड़ पर पानी का ऐसा सोर्स, बारिश के मौसम में तो तालाब लबालब हो जाता है। उस वक्त झरने का फ्लो भी देखने लायक होता है। ऊंचाई से देखने पर एक अलग ही नजारा दिखाई देता है। इसी वजह से ये पहाड़ इतना सुकून देते हैं। जीप सफारी के बाद हम वापस से फार्म स्टे आ गए। अब रात हो चुकी है और दिन ढलने के साथ साथ यहाँ के माहौल में गर्मी आने लगी है। बॉनफायर एंड गेट टुगेदर। सच में टीवी मोबाइल पर टाइम बिताने की जगह इस तरह से हंसना, खिलखिलाना, गाना गाना, ये सब काफी इंटरेस्टिंग होता है। अब वक्त है डिनर का, और डिनर में है खास राजस्थानी दाल बाटी चूरमा, जो पहचान है राजस्थानी कल्चर की। दुनिया भर के लोग राजस्थान आते हैं तो दाल बाटी चूरमा जरूर टेस्ट करते हैं। राजस्थान का थाट और यहाँ की थाल दोनों की बात ही कुछ अलग है। यहाँ का देसी खान पान न सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। तो चलिए इस जायके को टेस्ट करते हैं। घणो चोखो लागे। दाल बाटी चूरमा एक राजस्थानी व्यंजन है। बाटी मोटे गेहूं के आटे से बनाई जाती है, जबकि चूरमा मीठा होता है। आमतौर पर विभिन्न धार्मिक अवसरों, गोट और दूसरे आयोजनों में इसे बनाया जाता है। दाल बाटी चूरमा आमतौर पर दोपहर के भोजन के समय या खाने के समय बनाया जाता है। दाल बाटी चूरमा राजस्थान की विशेषता के रूप में जाना जाता है, ठीक उसी तरह जैसे छोले भटूरे के लिए पंजाब जाना जाता है। चूरमा काफी तरह से बनाया जाता है और हर तरह से बने चूरमे का रंग और स्वाद भी अलग होता है। आमतौर पर गेहूं के मोटे आटे, बेसन या बाजरे के आटे से बना चूरमा ज्यादा प्रचलित है। राजस्थानी भोजन में दाल बाटी चूरमा जैसे न जाने कितने सारे ऐसे विकल्प हैं जो मिलेट्स के पोषण से भरपूर हैं। देखा जा सकता है कि हमारी परंपराओं में हमेशा स्वाद के साथ साथ पोषण का भी ध्यान रखा गया है। दाल बाटी चूरमा भी इसी श्रेणी में रखा जा सकता है। खाना बहुत बड़ा हिस्सा है फार्म स्टे एक्सपीरियंसेस का, बिकॉज आप एक फार्म पर रह रहे हैं तो वहाँ क्या उग रहा है, क्या ग्रो हो रहा है, आपके फील्ड से प्लेट पे क्या आ रहा है, वो लोगों के लिए बहुत मायने रखता है। तो हम लोग जितना भी खान पान यहाँ करते हैं सारा ऑर्गेनिक होता है। गेहूँ अपने खुद के खेत के होते हैं, दाल जैसे हमारे जो हम मूंग की दाल यहाँ उगाते हैं वो सर्व करते हैं, सब्जियाँ छोटी मोटी हम लोग जो भी अपने किचन में यूज़ करते हैं। अभी यहाँ पर हमने जस्ट 4 दिन पहले ही मूली, पालक और कुछ और सब्जियां यहाँ पे उगाई है जो अभी आने वाले दिनों में हम लोग यूज़ करने वाले हैं। उसके अलावा जो यहाँ का खान पान है वो यहाँ का जो लोकल क्यूजीन है, हम लोग राजस्थान के मारवाड़ में गोडवाड़ क्षेत्र में है, तो यहाँ का जो अपना खान पान है जैसे राबड़ी की सब्ज़ी, जो यहाँ का ट्रेडिशनल फूड है जो यहाँ की संस्कृति से रिलेटेड है, तो वो आपको ज़रूर हमारे प्लेट में दिखता है। एग्रो टूरिज्म डेस्टिनेशंस आज के वक्त लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ऐसे में इनोवेशन और रॉयल हेरिटेज की वजह से द कंट्री रिट्रीट फार्म स्टे अपने आप में एकदम अलग ठिकाना है। कृष्णपाल जी का रोल यहाँ केवल ओनर तक ही नहीं रहता,
असल में यहाँ आने वाला हर कोई टूरिस्ट उनका मेहमान है और वो उनके मेजबान। द कंट्री रिट्रीट फार्म स्टे में अपना एक अलग ही कल्चर डेवलप किया है। ऑर्गेनिक फार्मिंग, फूड, फार्म और स्टे के साथ साथ इनके इनोवेटिव एक्सपेरिमेंट्स एग्रो टूरिज्म में एक मिसाल पेश करते हैं। ऐसे एक्सपेरिमेंट्स न केवल टूरिस्ट को काफी वैरायटी प्रोवाइड करवाते हैं, बल्कि लोगों को और नए एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए इंस्पायर भी करते हैं। द कंट्री रिट्रीट फार्म स्टे में हमारा ये सफर बस यहीं तक का था। जल्द ही हम फिर से मिलेंगे अपने अगले सफर पर, अपने अगले डेस्टिनेशन की तलाश में। आज का हमारा ट्रैवल डेस्टिनेशन है सीकर के कटराथल गांव में जोर की धाणी सस्टेनेबल होम स्टे। जोर की धाणी एक सस्टेनेबल होम स्टे है, जहां इसे बनाने से लेकर यहां की हर चीज में सस्टेनेबिलिटी की झलक दिखाई देती है। ये जगह एक इको होम स्टे तो है ही, साथ ही फार्म स्टे और एग्रीकल्चर ट्रेनिंग सेंटर भी है। इस फार्म के पीछे दिमाग और मेहनत है किसान कान सिंह जी की और उनके परिवार की। चलो